दोस्तों याद रखिए, आपके एग्जाम पेपर में की हुई आपकी एक एक छोटी से छोटी गलती कब आपकी सक्सेस को फेलियर में बदल देगी आपको पता नहीं लगेगा। अगर हम 2 मिनट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं तो कम से कम 5 सेकंड तो ये एश्योर करने में लगा सकते हैं कि मैंने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही आपको मार्क्स देने जा रहे हैं। एक यही छोटी सी गलती आपको उस लाइन में लाके खड़ा कर देगी जहां पे मैक्सिमम एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के कहते हैं कि काश ये गलती नहीं की होती तो नेगेटिव मार्क्स नहीं आते और रिजल्ट कुछ होता। किसी भी एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए हर एस्पिरेंट को 3 स्टेज से गुजरना होता है। आपको क्या सिखाया गया, उसमें से आपने क्या सीखा, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हैं। पहली और दूसरी स्टेज से मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर चुके होंगे। अब वो समय आने वाला है जब आप तीसरी, यानी कि ये कहिए कि आपको 180 मिनट मिलेंगे ये साबित करने के लिए कि आप अपने ड्रीम को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं। और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आप कितनी एक्यूरेसी से अपना पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक बात याद रखिए, एग्जाम में की हुई एक एक छोटी से छोटी गलती आपकी सक्सेस को कब फेलियर में बदल देगी आपको पता नहीं। जो हमको नहीं आता है वो क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होता है तो एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन आते हुए भी हमारी सिली मिस्टेक से, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ये बड़ी बात है। जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम से कम 5 से 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इन सिली मिस्टेक्स की वजह से लॉस कर देते हैं। आज हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की हेल्प से ये समझेंगे कि कैसे इन नेगेटिव मार्क्स को कम किया जाए या जीरो पे ला दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कैसे इन 3 पॉइंट की मदद से हम सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। इस सीरीज में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर इन 3 पेज। जनरली पेपर अटेम्प्ट करते समय कई बार क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद हमको पता चलता है कि बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है। इसको ओवरकम करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। अटेम्प्ट कैसे करें उसको 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। मींस फेज 1 जिसमें नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फेज 2 15 to 20% ऑफ टाइम, एंड फेज 3 विल बी द सेम 15 to 20% ऑफ टोटल टाइम। लेकिन इन तीनों फेज को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो उन फेज में हमको करना क्या। फेज 1 में जिसमें कि हम नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक रीड और सॉल्व करते हुए पहुंचना। जैसे ही फेज 1 आपका कंप्लीट होता है, हमको ये एश्योरिटी आ जानी चाहिए कि मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं सॉल्व करते हुए। अब इसमें सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का। आप फेज 1 में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं जिनका की फॉर्मूला और सारे स्टेप्स क्वेश्चन को रीड करते हुए आपके दिमाग में आए। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है, उसको रिव्यू यानी कि सेकंड फेज के लिए जाने दे सकते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको थर्ड यानी कि रिव्यू भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा कि सेकेंड फेज में जब आप पहुंचेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ रिव्यू के लिए मार्क किए होंगे। सेकेंड फेज की अब इसके लिए बात करने आए, इससे 2 बेनिफिट होंगे। हमारा मैक्सिमम टाइम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे इन्वेस्ट होगा जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। और दूसरा, खुद पे हम कभी एग्जाम प्रेशर नहीं हावी होने देंगे, क्योंकि हमको पता है जब हम फेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फेज 2 और फेज 3 अभी आने वाला है। तो फेज 2 में जब हम जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो रिव्यू किए हुए हैं। और फेज 3 में अगर आप चाहें तो बिल्कुल नए क्वेश्चन जो आपने देखे हैं देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वही क्वेश्चन फिर से दोबारा अटेम्प्ट करने चाहिए जो फेज 1 और फेज 2 में आपसे हुए ही नहीं। दोस्तों इसी सीरीज में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट गेट ओवर एक्साइटेड और डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान कई बार ये सिचुएशन आएगी जब लाइन से 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे,
उसके बाद आप क्वेश्चन देखने से पहले ही ये डिसीजन बना चुके होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। एक बार आपने ये छोटी सी मिस्टेक की नहीं और आप उसी लाइन में आके खड़े हो जाएंगे जहां पे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद एस्पिरेंट ये कहते हैं कि काश ये गलती नहीं की होती तो नेगेटिव मार्क्स कम होते और रिजल्ट कुछ और होता। आपको याद रखना है, जो आपने फेज का डिवीजन किया है वो डिप्रेशन कम करने के लिए किया है, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, कई बार लाइन से आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो देखते ही जिसके आंसर आपको आते होंगे, उसमें भी, उस कंडीशन में भी आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि वंस यू आर ओवर एक्साइटेड आपकी सिली मिस्टेक्स, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको मिनिमम टाइम एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करना है जिससे आप ये श्योर कर सको कि मैंने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की है, मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर रीड तो किया है, या फिर मैंने कोई ऑप्शन गलत तो सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों, इसी सीरीज में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी क्विक बट डू नॉट हरी। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा कि क्वेश्चन पेपर को जल्दी तो अटेम्प्ट करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर। और यहाँ जल्दी और जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ जल्दबाजी की वजह से आप 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आसानी से रॉन्ग करा रहे हैं। जल्दी का मतलब है आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत लंबे टाइम तक फंसते नहीं है, एंड इन दैट केस selection and rejection of the question will play a very important role. But once you select the question, जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, चाहे वो क्वेश्चन आसान है या हार्ड है। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 2 मिनट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं तो कम से कम 5 सेकेंड तो हमको ये श्योर करने में भी लगाने चाहिए वेदर आई हैव सेलेक्टेड द राइट ऑप्शन और नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन ही है जो आपको मार्क्स देने वाला है। अगर इसी का एक सेकेंड एग्जांपल देखते हो, क्वेश्चन के उस पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जहां पे मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है, किस यूनिट में पूछा गया है, whether right statement is asked in the question or wrong statement is asked in the question। कैलकुलेशन में आपको ये फोकस करने की जरूरत है कि सेम कैलकुलेशन में दोबारा से रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, इसीलिए कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, कोई भी मल्टीप्लाई और डिवीजन करता हूं, वो इतना प्रॉपर तरह से होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन मुझे दोबारा चेक ही नहीं करनी है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली जो आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, जो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, उनको डेफिनेटली डिक्रीज किया जा सकता है। एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। और इसी के साथ में आपको फुल एनर्जी के साथ गेट 23 लिखना है। और आपको एक बात याद रखनी है, जो आप लास्ट 1.5 ईयर से, लास्ट 1 ईयर से पूरी शिद्दत के साथ फाइट कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत आपको एग्जाम के दिन धोखा नहीं देने वाली है। सो विद दिस, ऑल द बेस्ट। Thank you all.